हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, कि अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो तो उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हमारा आज का टॉपिक है कि अगर हमारे पास कोई डायपोल हो तो उस डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। अब ये देखते हैं जो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है ये क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास एक डायपोल है। डायपोल के आपको पता है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस जिसको हम मानते हैं 2a। तो हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है डायपोल का, जहाँ से हमारी ये a डिस्टेंस इधर और a डिस्टेंस इधर रह जाती है, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट हो उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट या पॉइंट ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन। और उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें जो है इस टॉपिक के अंदर मेजर करना है, और उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो वही बेसिक बातें डायपोल के बारे में बताया गया है कि आपके पास एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। तो ये हमारा एक डायपोल हुआ, और इसकी जो है एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट P है जिसके ऊपर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उसकी हम डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे। जैसे हमने कल वाले टॉपिक में किया था, इस प्रकार से था, हमारा माइनस चार्ज यहाँ था प्लस यहाँ, तो हमने पॉइंट यहाँ लिया था, तो उसकी जो डिस्टेंस r थी वो डिस्टेंस हमारी डायपोल के सेंटर से ली गई थी। इसी प्रकार से इस टॉपिक में भी हम जो अपना पॉइंट P है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी डिस्टेंस हमारे डायपोल के सेंटर से लेंगे, यहाँ इस O पॉइंट से। तो यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं r। क्लियर है। और ये डिस्टेंस हमें पता है, A डिस्टेंस इधर है और A डिस्टेंस इधर है। अब हमारी इक्वेटोरियल लाइन कैसी बताई, परपेंडिकुलर होती है। तो क्या आपके पास ये जो है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये हमारा पॉइंट P है, और ये हमारा पॉइंट O। तो हमारे पास POB जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, POB, ये है आपके पास POB। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम P से B तक की ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है h का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास ये बन जाती है, देखिए, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडरूट। अंडरूट को हम पावर 1/2 से दिखा सकते हैं। क्लियर है। r ये साइड थी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इधर h का स्क्वायर था, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट। इसी प्रकार से हमारी जो ये वाली डिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमारी जो ये दोनों साइड हैं वो क्या है, दोनों केस में सेम है। क्लियर है। यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता चल चुकी है। इसके बाद अब हम निकालेंगे इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, एक बार तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बार फिर इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसके बाद जो भी उनका एडिशन बनेगा वेक्टरली या डायरेक्टली, उसको हम फिर ऐड करेंगे। तो देखिए, हमने पिछले टॉपिक में भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर की तरफ डायरेक्शन दिखाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे पॉइंट P पे। तो देखिए, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसने दिखाई है E प्लस Q, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण। क्लियर है। और जो नेगेटिव चार्ज है हमारा ये वाला नेगेटिव Q, इसके कारण जो डायरेक्शन है इसकी हमारी ये वाली है, इसको इसने लिखा है E माइनस Q, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा जो वेक्टर्स होते हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि वेक्टर्स का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। ये हमने +1 क्लास में फिजिक्स में किया हुआ है। अब आपके पास ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये वाला, एक वेक्टर आपके पास ये वाला। ये आपके पास E प्लस Q, ये आपके पास E माइनस Q। अब देखिए, जो हमारा पॉइंट P है, जब उस पॉइंट P को हम ज्वाइन करते हैं माइनस Q वाले चार्ज पॉइंट A से और पॉइंट B से,
तो ये जो हमारी साइड बनती है ये हमारे डायपोल के साथ एंगल थीटा बनाती है, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि हमारा जो ये एंगल होगा ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। अगर आपको ये ना समझ आए कि ये एंगल थीटा कैसे हुआ तो आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये सिंपल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए ये आपके पास एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर को हम किस प्रकार से रिजोल्व कर सकते हैं। +1 क्लास में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था कि किस प्रकार से हम एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स तोड़ सकते हैं। तो इस वेक्टर के अगर हम दो कंपोनेंट्स तोड़ें तो ये दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला। ये हम इसकी बात कर रहे हैं E + Q की। अब देखिए इसके साथ जो है हमारा एंगल थीटा इधर है ये वाला, तो आपको बताया गया था +1 क्लास में इस प्रकार से होता था हमारे पास कि अगर आपके पास ये कोई वेक्टर R है, इसके साथ ये एंगल थीटा बनाता है, तो जिस तरफ थीटा होता था वो कौन सा कंपोनेंट होता था आपका R cos थीटा, और जिसके साथ आपका एंगल नहीं था वो आपका कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा R sin थीटा। ये आपके पास होता था R sin थीटा और ये वाला आपका कंपोनेंट होता था R cos थीटा। इसी प्रकार से इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, ये तो हो जाएगा E sin थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा आपका E cos थीटा, और यहाँ पे दिखा देंगे E + Q। अब देखो इसको आप जरूरी नहीं कि आप इसी बुक की नोटेशन लें, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन दी मिलेंगी। इसको आप E1 E2 की नोटेशन भी दे सकते हैं, वो आपके लिए और भी ईजियर रहेगा, E1 और E2। तो उसमें आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की टर्म में उसको हम लेते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए ये तो हमारे प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके कंपोनेंट हुए, तो इसको हम एक बार ऐसे दिखा देते हैं, ये दो कंपोनेंट अपने पास इसके बने हैं। क्लियर है। अब जो हमारा ये वाला वेक्टर है नेगेटिव वाला, इसको सोल्व करके देखते हैं हम। तो इस वेक्टर के जब दो कंपोनेंट हम करेंगे तो देखिए इसका जो कोस थीटा है इधर बनेगा, ये आपका एंगल था तो इधर तो बन जाएगा E नेगेटिव वाले के कारण कोस थीटा, और यहाँ बन जाएगा इसका E नेगेटिव चार्ज के कारण साइन थीटा। क्लियर है। ये कंपोनेंट इसने दिखाया भी नहीं है, इसने डायरेक्टली कैंसिल आउट कर रखा है, वो कैसे होगा उसको हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं, वो क्या होता है 1/4πε0 चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए 1/4πε0 एज इट इज, चार्ज कितना है +Q, डिवाइड में क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है देखिए r² + a² का अंडर रूट है, और जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा नीचे r² + a²। तो ये आपके पास यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है, जिसको आप E1 के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नोटेशन इसकी देखने को मिलेगी। इसने लिखा हुआ है +Q मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन इसने दिखाई है डायरेक्टेड अलोंग BP, मतलब B से P की तरफ। ये देखिए हमारे पास जो है ये है B पॉइंट यहाँ पे, और B से कहाँ P की तरफ, मतलब ये वाली डायरेक्शन है हमारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है। अब हम निकालते हैं इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी ये वाली, मतलब P से A, और इसको नोटेशन क्या देंगे इसको E - Q। अगर आपने E1 और E2 की टर्म में लिया तो आप एक को E1 और एक को E2 दे सकते हैं। अब इसके लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा 1/4πε0, चार्ज कितना आपका Q, और डिवाइड में जब डिस्टेंस करेंगे तो आप देखोगे जितनी डिस्टेंस यहाँ थी इतनी डिस्टेंस कहाँ है यहाँ पे है। तो दोनों E1 E2 या E + Q और E - Q दोनों केस में हमारी वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, बस फर्क किस चीज़ का है डायरेक्शन का। इसकी तो डायरेक्शन B से P थी, इसकी डायरेक्शन P से A होगी। इसको आप इक्वेशन सेकंड बना सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों चार्ज के कारण दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ से इसने बताया द मैग्नीट्यूड ऑफ E - Q एंड E + Q आर इक्वल, और मैग्नीट्यूड है कितना 1/4πε0 Q/r² + a²। अब ये तो हमारी हुई मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखो अपना कंपोनेंट वाली टर्म पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ से इसने दो कंपोनेंट मिस कर रखे हैं, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक
ये वाला कंपोनेंट, ये तो कंपोनेंट है ई प्लस क्यू चार्ज का साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ई माइनस क्यू का साइन थीटा। अब देखिए थीटा जो है दोनों केस में इक्वल है, और E1 E2 जो है दोनों केस में वो भी क्या है, इक्वल। इसका मतलब इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा साइन वाला फैक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कौन सा होगा, वो इस डायरेक्शन का बचेगा हमारे पास, जो कितना है, एक तो E पॉजिटिव चार्ज वाले का कोस का कंपोनेंट, एक E माइनस वाले का कोस का कंपोनेंट। और हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के कोस के कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। अब देखिए ये बात इसने यहाँ आगे बताई है, क्लियरली द कंपोनेंट ऑफ E माइनस क्यू एंड E प्लस क्यू नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस विल कैंसल आउट। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, जो इस प्रकार से ऊपर और नीचे हैं। द कंपोनेंट्स पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस एड अप, कि हमारे जो कंपोनेंट डाइपोल एक्सिस के पैरेलल है, देखिए डाइपोल हमारा कौन सा है, ये है डाइपोल, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था ये तो नॉर्मल थे, ये तो हमारे कैंसिल आउट हो गए। रिजल्टेंट किस तरफ बचा हमारा, कोस वाला इधर, और इसकी डायरेक्शन हमारी इसके साथ कैसी है, पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, इनका जो है टोटल सम हो जाएगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्विटोरियल। अब देखिए वहां तो इसने E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दिखाया था, वो तो अलग अलग चार्ज के कारण निकाला था। अब हम क्या करते हैं, टोटल डाइपोल के कारण निकालते हैं, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, E इक्विटोरियल। E इक्विटोरियल। अब E इक्विटोरियल क्यों नाम दिया इसको, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो हमारा पॉइंट कौन से लाइन पे है, इक्विटोरियल पे। तो ये क्या बनेगा आपका E इक्विटोरियल। ये बिल्कुल वही सेम है जैसे हमने लास्ट टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सियल पे था, तो उसको हमने ई एक्सियल का नाम दिया था। क्लियर है। अब यहाँ से आपको समझना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। इसकी जो नोटेशन है ये वाली, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा ईजियर करना चाहें तो इसको ईजी तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसने जो है ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू नोटेशन दी थी, और इसने ये बताया कि हमारा जो डाइपोल था माइनस क्यू से प्लस क्यू, आपको बताई थी जो डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इस प्रकार से माइनस से प्लस। तो हमारी पी की डायरेक्शन तो ये वाली है, ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन, और जो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो देखिए दोनों की डायरेक्शन कैसी हुई, एक की इस तरफ और एक की डायरेक्शन आपकी इस तरफ, दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए इसने यहाँ पे क्या किया है, आगे नेगेटिव सिंबल लगाया है, ये इसने यहाँ दिखा रखा आगे नेगेटिव, और ये इसने दिखा रखा है यहाँ पे पी कैप, मतलब जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए पी कैप लगाया है, और यहाँ पे आगे इसलिए इसने माइनस लगाया है। क्लियर है। बाकी कुछ भी नहीं है, ई माइनस क्यू वाले के कोस के कंपोनेंट को और ई प्लस क्यू वाले के कोस के कंपोनेंट को ऐड कर दिया है। ये पी कैप यहाँ आया इसलिए इसने आगे माइनस लगाया, क्योंकि पी कैप किसकी डायरेक्शन दिखाता है, डाइपोल मोमेंट की, जो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ है। और ये माइनस क्या दिखाता है कि हमारा जो ये इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी अपोजिट है, इस प्रकार से ये बिल्कुल इसकी अपोजिट रहेगी। क्लियर है। अब इसको सिंपल तरीके से आप कैसे कर सकते हो, देखो आप इसका जो ये वेक्टर है इसको हटा दो, आप इसको लिखो सिर्फ ई इक्वेटोरियल। ई इक्वेटोरियल में क्या है, ना तो आपको पी कैप बताने की जरूरत, ना आपको माइनस सिंबल बताने की जरूरत। आप सिर्फ क्या करो, सीधा इस ई माइनस क्यू के कोस कंपोनेंट को और ई प्लस के कंपोनेंट को ऐड कर दो। अगर आप इसको और भी इजी बनाना चाहते हो तो ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू की बजाय आप इसको नाम ले लो E1 और E2। क्लियर है। जब आप टॉपिक शुरू में स्टार्ट करोगे तब भी आप बता दोगे E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे हमारी सीधी जो इसकी वैल्यू होगी E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर है। आप इससे चाहो तो इससे कर लो, इससे चाहो तो इससे कर सकते हो, जो आपको आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसको सोल्व कैसे किया। अब हमें पता है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1 × 1 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ। अब देखो यहाँ पे चाहे इसको आप माइनस वाला रख लो चाहे प्लस वाला, वैल्यू तो दोनों की सेम है। और अगर आप 1 2 लेके चले होंगे तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं 2E1 कोस थीटा, या फिर आप यहाँ पे E1 की जगह लिख सकते हैं 2E2 कोस थीटा, क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू तो सेम है, किसी को भी पुट कर लो।
क्लियर है। इसका जो ये माइनस और पी कैप है ये साथ में चलता रहेगा। आप इस तरीके से करो तो ऐसे ठीक, और अगर आप वेक्टर में नहीं करना चाहते इसको तो आप पी कैप और माइनस को हटा दोगे। अब इसने यहाँ से पुट कर दी इस ई माइनस क्यू की वैल्यू, चाहे ई प्लस क्यू रखा था तो उसकी वैल्यू भी क्या है आपकी सेम है, ये वाली वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल करेंगे। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी डायपोल के कारण तो लास्ट में उस रिजल्ट को हम डायपोल मोमेंट की टर्म में जरूर कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा डायपोल मोमेंट पी होता था उसकी वैल्यू कितनी थी 2a/q। अब देखिए यहाँ पे 2 ये पड़ा है, a ये रहा, q ये रहा, तो इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा करके हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। क्लियर है। ऊपर आपका क्या बना p, नीचे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपका है कांस्टेंट टर्म है एज इट इज रहेगी। अब ये टर्म देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पूरे की पावर कितनी है 1, और यहाँ देखोगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हम अंडर रूट हटाएं तो इसकी पावर कितनी है 1/2। अब बेस आपका दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 में आप 1/2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, ये आ चुका है नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। ऊपर की टर्म किस में कन्वर्ट होगी, पी में, और ये वाला आपका कांस्टेंट एज इट इज, और इसकी पावर कितनी बन जाएगी 3/2। क्लियर है। ये आपका लास्ट रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली। अब इसके बाद हम कर लेते हैं इसका स्पेशल केस। यहाँ से जो है आपका स्पेशल केस स्टार्ट हो जाता है। स्पेशल केस कैसे लिखोगे, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब जो हमारी आर वाली डिस्टेंस है वो ए से काफ़ी बड़ी हो। इस बात को आप अच्छे से समझें। इसका मतलब क्या है, देखिए आर कौन सी डिस्टेंस आपके पास, ये वाली डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस हमारी इस ए से, मतलब डाइपोल के जो हाफ डिस्टेंस है उससे ज़्यादा बड़ी हो, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ आर। यही सेम हमने पिछले टॉपिक में भी किया था जो हम एक्सियल लाइन वाला टॉपिक कर रहे थे। तो जो ए स्क्वायर वाला कंपोनेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा। तो इस ए स्क्वायर को हम यहाँ से क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो आर स्क्वायर अंदर है और इसकी पूरे की पावर कितनी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आर की पावर कितनी रह जाएगी 3 रह जाएगी। क्लियर है। तो स्पेशल केस में जो आपका है ये वैल्यू बच जाएगी ई इक्वेटोरियल की। ये आपका टॉपिक था इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं। गिव ए कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स। कि आप ये बताएं कि अगर एक आपके पास शॉर्ट डाइपोल हो, शॉर्ट डाइपोल मतलब जिसकी जो डिस्टेंस हुई है वो काफ़ी स्मॉल हो, तो उसके एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उनका आपस में क्या रिलेशन बनेगा, उसका कंपैरिजन हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है, उसकी एक्सियल पॉइंट के ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है जो डिस्टेंस आर पे है उसके सेंटर से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमने कल किया था। अब यहाँ पे देखिए ये हमने डायरेक्ट कौन सा रिजल्ट लिखा है, जो स्पेशल केस का रिजल्ट था हमने डायरेक्ट उसको उठाया है। क्यों उठाया है, क्योंकि टॉपिक में क्लियरली दिया गया कि शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, आर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ए से, और ये हमने किस में किया था, स्पेशल केस में। तो हमने जब एक्सेल का लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था तो उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, ये वैल्यू आई थी। क्लियर है। अब हमने जो अभी किया है इक्वेटोरियल वाले का, उसकी वैल्यू देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस आर, कि अगर वही डिस्टेंस आर रखी जाए। अब देखिए एक्सियल में कैसा था आपका, ये आपके पास माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे इसका सेंटर, तो इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट पी था जो डिस्टेंस आर पे था। अब इसी डिस्टेंस को अगर हम यहाँ ऊपर की तरफ ले जाएं, मतलब इसकी एक्सियल लाइन पे ले जाएं, तो देखिए एक्सियल लाइन पे कैसे दिखाएंगे, यही आपका डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, उसी डिस्टेंस को हम ले चुके हैं यहाँ पे, वही डिस्टेंस आपकी आर इधर है। क्लियर है। जितना दूर आपका यहाँ एक्सियल लाइन पे था उतनी दूरी पे हमने ये पॉइंट कहाँ लिया है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने जो अभी किया है स्पेशल केस, ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें,
ये को इक्वेशन फर्स्ट मानने हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानने हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं, देखो ये टर्म आपके पास सेम, ये टर्म भी आपके पास सेम, पी भी आपके पास सेम। एक्सियल लाइन वाले में एक 2 ज़्यादा बच जाता है इक्वेटोरियल से। इसका मतलब जो एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल वाले से 2 टाइम्स होगा। ये रिलेशन हम यहाँ बता देते हैं क्लियरली, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। अब इस लाइन का मतलब क्या है ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक शॉर्ट डाइपोल हो, ये हम मान लेते हैं एक शॉर्ट डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर, ये आपके पास इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है जो इसके सेंटर से डिस्टेंस R पे है। क्लियर है? तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम इसको दे देते हैं ई एक्सियल, नाम दे देते हैं। अब इसी पॉइंट P को सेंटर से यही डिस्टेंस रखते हुए अगर हम एक्सियल लाइन पे ले आए, यहाँ ले आते हैं, डिस्टेंस वही रहेगी सेम, जो डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ थी वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, देखने में छोटी बड़ी हो सकती है, हम इसको मान के चलेंगे दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल। तो इस केस में यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पे वो 2 गुना होगा इस पॉइंट के कंपेरिजन में। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी 10 आती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। क्लियर है? ये जो कंपैरिजन है, जो रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। यही बात इसने लिखी हुई है यहाँ से, hence electric field of a short dipole at distance r along its axis is twice the electric field at the same distance along the equatorial line। क्लियर है? तो ये आपका जो है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल और एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल वाले का कंपैरिजन। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।